हो गया, ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है, कुछ एरिया क्या है, बहुत गर्म एरिया है डेजर्ट्स वाला, कुछ है जहाँ पे हमारी बहुत सारी खेती होती है, एकदम एग्रीकल्चर रिच एरिया, यानी कि जो हमारे नदर्न प्लेन्स हो गए। कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा ठंडा है, जैसे हमारा कोल्ड डेजर्ट और हिमालय वाला पार्ट। फिर कुछ ऐसा पार्ट भी है जहाँ हमेशा प्रेजेंट रहता है मौसम, टेम्परेचर बहुत कम चेंज होता है, यानी कि अगर वहाँ टेम्परेचर पूरे साल भर 20 से 30 डिग्री के आसपास रहता है, यानी कि समुद्र के आसपास वाला इलाका। और कुछ ऐसे हैं जो चारों तरफ से समुद्र से घिरे हुए हैं, यानी कि हमारे आइलैंड्स के, हमारे जो आइलैंड्स है ना, इतनी चीजों के बारे में पढ़ रहे थे हम। तो हमने देखिए क्या क्या पढ़ लिया था, हमने हिमालय पढ़ लिया था। कल हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय में हमने क्या किया था, जो हमारे 14 पीक्स थे वो हमने मैप में देख लिए थे कि क्या क्या होते हैं। एक बार अगर उसके बारे में आपको रिटर्न वाला देखना है तो एक बार उसको देख लेना, एक बार देख लेते हैं। ये था ना पूर्वांचल, हम कल यही पढ़ रहे थे। ठीक है, ये देखिए, इसको देख लीजिए एक बार। हमने कल ये सारे के सारे मैप में देखे हुए थे, आप एक बार देख लो इसको। क्या होता है, इसकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसके पूर्व दिशा में है ना, वहां से सिंटेक्सियल बैंड बताया था एक, जो क्या था, नामचा बरवा से घूमते हुए कहाँ आती है, वो अंदर आ जाती है इंडिया के अंदर। ठीक है, इसकी ऊंचाई और आकार में अंतर होता है। ठीक है, अवसादी चट्टान, अवसादी मतलब सेडिमेंट्री रॉक से बनी होती है ये। और देखिए यहाँ पे क्या क्या है, घने जंगल है, बर्फ कम है क्योंकि ऊंचाई कम है, लेकिन क्या है, घने जंगलों से ढकी हुई है। और इसमें समूह क्या होते हैं, देखो नागा पहाड़ी हो गया, पटकई बूम हो गया, मीजो पहाड़ियां हो गए, मणिपुर पहाड़ियां हो गई, हमने दिखाया था ना कल मैप में, तो वही सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, अब इसमें एक स्टेटमेंट ये है, देखो इस स्टेटमेंट पे ध्यान देना। ये देखो एक स्टेटमेंट ये है, नागा पहाड़ी और पटकई बूम भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाते हैं। इसको ध्यान देना कि इंडिया में जो, इंडिया और कौन सा स्टेट है, इंडिया का जो नमामि वाला स्टेट है, मैंने बताया था ना, नमामि मतलब नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम वाला स्टेट है, वो किससे बाउंड्री शेयर करता है, वो बाउंड्री शेयर करता है म्यांमार के साथ। लेकिन उसके बीच की जो नेचुरल बाउंड्री है तो किसको माना है हमने, नागा पहाड़ी और पटकेबूम पहाड़ी को। ठीक है, और फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि जो इसी का विस्तार है वो फिर समुद्र के अंदर घुस गया, और उसके बाद धीरे से जब बाहर निकला तो वही जो विस्तार है क्या कहलाता है, अंडमान और निकोबार आइलैंड से। देखिए वही लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। चलिए इसको आप नोट कर लेना। अब पढ़ते हैं हम लोग कोस्टल प्लेन्स। आज का हमारा टॉपिक है क्या, कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, आज का टॉपिक है कोस्टल प्लेन्स। अच्छा, सबसे पहले इसको एक बार मैप में देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इसको तो कर ही लेंगे हम लोग, एक बार मैप में देख लेते हैं इसको, उसके बाद फिर करते हैं। ये मैप में देखना बहुत जरूरी है ना, हर चीज मैप में वो हो जाए तो आसानी रहती है चीज याद करने में। चलिए ये है, एक बार स्टेट्स देख लेते हैं, ठीक है, सारे स्टेट्स देख लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर वहां जाके उसके बारे में पढ़ लेंगे। एक बार स्टेट्स देख लेते हैं हमारे कोस्टल प्लेन्स में कौन कौन से स्टेट्स हैं। ठीक है, चलिए पहले एक बार देख लेते हैं। बताओ ये वाला कौन सा है, देखो यहाँ भी समुद्र है ना, और यहाँ भी समुद्र है, तो ये ऊपर वाला तो क्या है, गुजरात। ठीक है, ये हुआ मेरा गुजरात। गुजरात के बाद ये कौन सा है, ये है मेरा महाराष्ट्र। हो गया महाराष्ट्र, गुजरात के बाद महाराष्ट्र। और एक छोटा सा क्या है, ये है मेरा गोवा, है ना। ठीक है, ये हो गया गोवा। गोवा के बाद अब ये बड़ा सा स्टेट कौन सा है, ये है मेरा कर्नाटका, है ना। देखो ये हुआ कर्नाटका। कर्नाटका के बाद ये जो लंबा सा स्टेट है तलवार जैसा, ये है केरला, लेकिन अब क्या है केरलम,
केरला का नाम चेंज हो गया है ना, अब उसका नाम केरलम रख दिया है, ठीक है, केरलम। अब देखो अगर मैं डायरेक्शन वाली बात करूं, ये देखो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये हुआ ना। देखो अब देखो ये वेस्टर्न कोस्ट हुआ ना, फिर वेस्ट वाला कोस्ट हुआ। तो देखो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरलम। अब इसमें जो ये वाला पार्ट है ना, इसको एक्सेप्शन माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि माना जाता है कि ये वाला जो एरिया है ये डेक्कन प्लेटू वाला एरिया है। डेक्कन प्लेटू वाला एरिया मतलब कि ये कभी जब बहुत पहले हमारा जो ये इंडिया था, ये इस जगह पर नहीं था, यहाँ नीचे था। बताया था ना, गोंडवाना लैंड का पार्ट था। तो यहाँ पर क्या हुआ था, वॉल्केनो होगा, ठीक है, वॉल्केनो से आग ठंडी होने के बाद जो जो हमारे पास लावा था वो ऊपर आके ठंडा हुआ और इधर जम गया। तो जिस कहते तो जो जिस में जो रॉक यहाँ पाई जाती है ना डेक्कन प्लेटू में, वही रॉक यहाँ भी पाई जाती है, ठीक है। तो हमारे देखो वेस्ट कोस्ट में कौन कौन से हुए, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, गुजरात भी ऐड कर लो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, इतने हो गए हमारे वेस्ट कोस्ट में, ठीक है। इसको लिख देता हूं मैं एक बार, वेस्ट कोस्ट। ये एरिया कौन सा है मेरा, वेस्ट कोस्ट या पश्चिमी तट। पश्चिमी तट याद रखना मैप में, इसको रिटर्न फॉर्म और वो तो हो ही जाएगा अभी, इसको लेकिन याद रखना मैप में। चलो अब बारी आती है इधर से। अब इधर से बारी आती तो देखो कैसे होगा, यहाँ पे थोड़ा सा वो छुप गया है ना, चलो कोई बात नहीं, हम दिखा लेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है मेरा पश्चिम बंगाल। मैंने बताया था ना इसको पश्चिम क्यों बोलते हैं, कि जबकि ये उत्तर में है, ये एकदम पूर्व में है ना, बताया था ना, तो वही से, ठीक है। अब उसके बाद ये कौन सा है, ये वाला हो गया मेरा उड़ीसा। उड़ीसा हो गया, ठीक है, विजिबल है ना उड़ीसा। उड़ीसा के बाद अब ये कौन सा है, लंबा सा स्टेट दिख रहा है, ये है मेरे पास आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश आ गया। आंध्र प्रदेश के बाद एक लास्ट स्टेट बच जाता है ये वाला, ये कौन सा बच जाता है, इसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। देख लो इसको एक बार, और इसको मैप में ऐसे याद रखना। अभी इसके बारे में तो बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैप में तुम्हें सारे के सारे जो हमारे कोस्टल प्लेन्स हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए, कोस्टल एरिया जो है उसकी जानकारी होनी चाहिए कि कौन से हैं ये, ठीक है। देखो इसको एक बार, देखो ट्राई करो याद करना इसको। और ये क्या है, ईस्टर्न कोस्ट है ना, इसको एक बार मैं लिख देता हूं, ईस्ट कोस्ट। पूर्वी तट, ठीक है। चलो ये हो गया पूर्वी तट, ये हो गया पश्चिमी तट। चलो इतना हो गया। अब देखते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। ये हो गया ना इतना, चलो इतना हो गया सारा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में अब पढ़ते हैं कि क्या है कैसा है। देखो सबसे पहले पढ़ते हैं ईस्टर्न कोस्ट वाला एरिया। ईस्टर्न कोस्ट वाला एरिया देखो कैसा है, ये पूरा एरिया है ईस्टर्न कोस्ट वाला। अब इसमें बात यह है कि ईस्टर्न कोस्ट में क्या हुआ था। अच्छा एक बात मैं बताता हूं, देखो देखो माना ये कोस्टल एरिया हमारा, ठीक है, बीच वाला, ये पूरा प्लेन माना मैंने, ये है, ठीक है, ये है ऐसे करके है ना, ये पूरा बीच वाला एरिया है। अब क्या हुआ था, बहुत पहले टाइम के साथ साथ क्या हुआ था, अब इस कोने को देखो, इस कोने को मानना वेस्टर्न कोस्ट, इस कोने को मानना ईस्टर्न कोस्ट। देखो तुम बहुत बदल जाए, क्या बोला मैंने, इसको मानना है वेस्टर्न कोस्ट, ऐसे रखा हुआ है देखो मैंने, ये है वेस्टर्न कोस्ट, ये वाला हिस्सा जिस साइड से बुक बंद है, बाइंड है, वो वाला है वेस्टर्न हिस्सा, और जिस साइड से ये बुक खुल रही है इसको बोलता है ईस्टर्न हिस्सा, ठीक है। अब टाइम के साथ साथ क्या हुआ, देखो ये है ना, टाइम के साथ साथ क्या हुआ, ये जो मेरा वेस्टर्न हिस्सा है ये झुक गया ऐसे, ठीक है, देखो झुक गया। अब देखो ये थोड़ा नीचे है, ये थोड़ा ऊपर है, मतलब कि यहाँ जो जमीन थी वो झुक गई, समुद्र के अंदर चले गए, तो बोलते हैं द्वारिका भी साइड से कृष्ण की, वो भी जमीन के अंदर चले गई, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, जब ये झुक गया
इसमें समुद्र का लेवल ऊपर होगा नहीं होगा, इसमें कम ऊपर होगा, इसमें समुद्र का लेवल ऊपर है, तो मतलब ये जो कोस्ट है ये ज्यादा गहरा होगा, होगा नहीं होगा। अभी ज्यादा गहरा है तो उससे क्या होगा कि इस एरिया में बंदरगाह ज्यादा होंगे, आसानी से बन जाएंगे, बड़े बड़े जहाज आसानी से आ जाएंगे। एग्जाम्पल के देखो, नावा सावा इधर वाले एरिया में है नहीं है, जहां पे बहुत सारा क्या होता है, बहुत व्यापार होता है। उसके बाद कांडला हो गया, है ना, वो भी इसी साइड है। अब इस साइड क्या है, जो हमारा ये वाला साइड है, इस साइड गहराई कम हो गई क्योंकि ये साउथ गया। अभी गहराई कम हो गई तो यहाँ पर उतने अच्छे बंदरगाह नहीं है जितने, बंदरगाह हैं, मैं कह रहा हूँ नहीं है नहीं कह रहा हूँ, बंदरगाह हैं, लेकिन एज कंपेयर टू दिस एरिया दीज ports are better than that of these ports because these areas have much greater depth which help to, यहाँ पे क्या होता है, किस चीज हेल्प करते हैं यहाँ पे कि वो आके हमारे जहाज लग जाए यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान देना, ठीक है। अगर कोई बोले कि अच्छी फेवरेबल कंडीशन कौन सी जहाज के लिए, ये है, ये हिस्सा कम है। अब लेकिन अब देखो क्या होगा कि इस साइड जो है ना, वो सारी की सारी नदियां हमारी क्या बनाएंगी, डेल्टा बनाएंगी, ठीक है, डेल्टा बनाएंगे। डेल्टा का मतलब क्या है कि नदियां क्या आएंगी, देखो एक बार देख लेते हैं, देखो नदियां यहां से आएंगी ना, माना यहां से आ रही हैं, यहां से आ रही हैं, इधर से आ रही है, तो क्या होगा कि यहाँ पे क्या है, जो समुद्र तट क्या है, उठा हुआ है, उठा हुआ है तो पानी नीचे नीचे है, तो ये क्या करेगी, देखो जैसे अपने साथ बहुत सारा वो लेके आएगी, क्या ऊपर से क्या लेके आएगी, बहुत सारा, उसके इसमें क्या होगा, मिट्टी विट्टी सब कुछ होगा, तो क्या करेगी, इधर फैला देगी, देखो फैला दिया, इधर भी फैलाया। ये सिंबॉलिक है, ठीक है, बताने के लिए कि ये, अब ये मत कहना कि सर ये गलत बना दिया, यहाँ पे नदी है ही नहीं, ठीक है, सिंबॉलिक है, तो यहाँ पे डेल्टा बन गया। अब देखो क्योंकि यहाँ पे जो है नदियों का वेग ज्यादा है तो डेल्टा बन गया, फिर समुद्र स्टार्ट हुआ, डेल्टा बन गया, तो यहाँ पे क्या होगी, अब देखो इस एरिया में क्या होगी, जो हमारे कोस्ट है, इस कोस्ट की चौड़ाई ज्यादा होगी कम होगी, ज्यादा होगी ना, इस कोस्ट की चौड़ाई ज्यादा है। अब यहाँ पे इस साइड देखो क्या है, इस साइड वाले में देखो क्या है, अभी अंतर समझ में आ जाएगा। अब जो इस साइड की नदियां हैं, यहां मैंने क्या बताया था, समुद्र का पानी ज्यादा ऊपर है क्योंकि हिस्सा धसा हुआ है नीचे को, तो पानी ऊपर है। अब यहां से कुछ नदी आई, ठीक है, यहां भी एक नदी है, ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, यहां केरला में भी नदियां हैं, है ना। अब दिक्कत यह है कि यहां नदियां तो बना दी हमने, लेकिन दिक्कत यह है जो समुद्र है वो गहरा ज्यादा है, तो उसका फोर्स बहुत ज्यादा है ना, देखो यहां भी है, यहां भी है, ठीक है, ज्यादा फोर्स है। तो इससे क्या होगा, ये जो ये है, हमारा क्या है, नदियों को, जो नदियों ने इधर पूरा अपना मलबा फैला दिया, अपने वो फैला दिया, उसको क्या हुआ, वो फैलने के बाद ये चौड़ा हो गया। लेकिन यहां तो ऐसा इसने करने ही नहीं दिया, समुद्र का वेग बहुत ज्यादा है तो उसने नदियों को ऐसा करने ही नहीं दिया, तो यहाँ पे डेल्टा नहीं बनेगा, यहाँ एस्चुरी बनेगी। एस्चुरी बने मतलब बनेगी, इसका मतलब क्या है कि देखो, चलो इसको मिटा दो, एक बार इसको क्लीन कर लेता हूं, देखो अब देखो इस साइड क्या बताया था मैंने, नदियां हैं ऐसे आ रही हैं, तो इधर सारा पानी वो इकट्ठा कर दिया, तो इन्होंने क्या बनाया, डेल्टा बनाया। याद रखना इसको भी रिटर्न फॉर्म में तो है ही है, देखो इसने क्या बनाया, इस साइड है डेल्टा, डेल्टा बनाया क्योंकि नदियां बहुत फोर्स से आई और अपना सारा का सारा जो अवसाद था वो इस एरिया में छोड़ दिया और ये तट धीरे धीरे बड़े होने लग गए। तो इससे हमें दो चीजें पता चली कि जो हमारा ईस्टर्न साइड है, इस साइड क्या बन रहा है, सारा का सारा डेल्टा बन रहा है, डेल्टा बन रहा है। और क्या देखा हमने यहाँ पे कि इनके लाए गए निक्षेपण के कारण ये तट इस तट की अपेक्षा ज्यादा चौड़ा है, ये पता कर लिया हमने। अब इस साइड क्या होता है, देखिए इस साइड क्या होगा, इस साइड थोड़ा सा एक पेच है, इस साइड क्या है, देखो नदियां तो आ गई, लो नदियां तो आ रही हैं, तो अब क्या होगा, क्योंकि मैंने बोला कि समुद्र का वेग बहुत ज्यादा है इस साइड, है ना, समुद्र का वेग बहुत ज्यादा है, तो समुद्र का वेग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो उससे क्या होगा कि जो हमारी ये नदियां हैं, है ना, जो नदियां हैं वो अपना जो अवसाद है, निक्षेपण है, वो यहाँ डाल नहीं पाएंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे इकट्ठा होने लग जाएगा, इधर इकट्ठा हो गया, क्योंकि इधर से जोर कौन लगा रहा है, इधर से जोर लगा रहा है हमारा समुद्र, इधर से लगा रही नदियां, तो ये इधर इकट्ठा होने लगा, यहां भी ऐसी होगा, सभी जगह ऐसी है, हो गया। अब क्या होगा, टाइम के साथ साथ ये जब ये देखो, ये जब लहरें आ रही हैं, तो ये जो ये निक्षेपण इकट्ठा किया है, जो ये गाद इकट्ठा किया है किसने, नदियों ने, उसको समुद्र उधर को पुश करेगा,
कर रहा है, नदी इसको इधर को पुश कर रही है। अब जब समुद्र वापस जाएगा तो इसको लेके जाएगा अपने साथ, है ना। तो ऐसा होता रहेगा, लेकिन क्या होगा धीरे धीरे करके कि इस वाले एरिया में देखो, देखो समुद्र ने ऐसे किया, ये जो नीचे पर लेके आया वो यहाँ पे लेके आया, लेकिन समुद्र ने इसको जाने नहीं दिया, क्योंकि समुद्र का वेग इन नदियों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब उससे क्या होगा, नदियों के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो फिर क्या करेगा, ये समुद्र पहले से लेके आ रहा है, जो नीचे पर है इसको जाते टाइम तो इधर को पुश करेगा, लेकिन जब वापस जाएगा तो कुछ ना कुछ पार्ट लेते हो जाएगा। तो और धीरे धीरे क्या होगा कि इस एरिया में ये समुद्र का पानी और इन नदियों का पानी यहां मिल जाएगा, ठीक है। ये एरिया में मिल गया ऐसे करके, ये देखो यहां मिल गया पानी। अब ये पानी ना तो पूरी तरह नदी का पानी है, ना ही पूरी तरह समुद्र का पानी है, तो ना तो ये पूरी तरह मीठा पानी होगा पीने लायक, ना तो ये पूरी तरह खारा पानी होगा समुद्र के लायक। लेकिन अब क्या होगा, ये पूरे क्या कहते हैं कयाल्स बन गए, बैक वाटर्स बोलते हैं ना इनको, बैक वाटर्स, जहां से पानी बैक मारा हुआ है, ठीक है। तो ये है बैक वाटर्स, बैक वाटर्स से कयाल बन गए हैं। तो कयाल में क्या होगा, टूरिज्म होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। जो आपने देखा होगा ना कि वो केरला में बोट रेस होती है, लंबी सी बोट पे बहुत सारे लोग उसको ऐसे ऐसे खेते हैं, और उसके बाद फिर बोट रेस होती है, तो वो भी इन्हीं कयाल्स में होती है, समुद्र में नहीं होती, कयाल्स में ही होती है। और क्या होता है, यहाँ पे टूरिज्म बहुत ज्यादा होता है। आपने देखा होगा ना कि समुद्र, जो केरला साइड के गांव दिखाते हैं, उसमें क्या होगा कि नाव से वो लोग सब जगह जा रहे हैं, बस से भी जा रही है, तो बस भी क्या कहते हैं, जो रोड है उसके ऊपर पानी चल रहा है, बस उसके ऊपर से जा रही है, बहुत सुंदर सा नजारा दिखता है ना, वो यही है, वो यही बैक वाटर्स हैं। जो समुद्र ने भी धक्का दिया इधर को, नदियों ने भी धक्का दिया, लेकिन क्या था, समुद्र का पानी ज्यादा ऊपर था, ज्यादा फोर्स से, ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, तो क्या करता है, उस पानी को डायरेक्ट यहाँ मिलके यहाँ अपना अवसाद फैलाने नहीं देता है। अब अवसाद फैलाने नहीं देगा तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे डेल्टा नहीं बन पाएंगे, डेल्टा नहीं बन पाएंगे तो एस्चुरीज बनेगी। लेकिन इधर क्या है, नदियों का फोर्स ज्यादा है, समुद्र का प्रेशर कम है, तो यहाँ सारा जितना भी लेके आती है वो सब यहाँ इकट्ठा कर देती है, सब यहाँ इकट्ठा कर देगी, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर बढ़िया डेल्टा बनते हैं, ठीक है। और इस तट की चौड़ाई भी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। अब चौड़ाई ज्यादा है, नदियों का पानी आ रहा है, तो क्या होगा, इससे सिंचाई भी होगी, सिंचाई भी होगी तो इस एरिया में अच्छी फसल होती है, ठीक है। और इस एरिया में क्या होगा, इस एरिया में जो मालाबार वाला तट है वो एरिया थोड़ा चौड़ा है। मतलब ये कैसा है पता है, देखो एक बार मैं बताऊं इसकी चौड़ाई देखो कैसी है। अगर मैं इसकी चौड़ाई देखूं तो इसकी चौड़ाई ऐसी है, एक मिनट, यहाँ पे ना समुद्र है, ये बीच है, इस टाइप को देखो, ये ऐसे करके ऐसे, ये ऐसे है, ठीक है। और यहाँ कैसा है, यहाँ लगभग बराबर और चौड़ा हिस्सा है, ठीक है, सिंबॉलिक है, ठीक है। यहाँ पे होगा पूरा, इस एरिया में होगा, समुद्र में नहीं होगा, इस एरिया में होगा। चलो इस एरिया में लेता हूँ, ये देखो इस एरिया में, और बहुत चौड़ा एरिया होगा, खेती भी आराम से कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ वाली बात करते हैं, तो यहाँ कैसा होता है, देखो बीच में तो ये वाला एरिया बहुत पतला हो गया, है ना। लेकिन जैसे केरला कोस्ट में गई, देखो ये एरिया चौड़ा हो गया, और यहाँ का एरिया भी चौड़ा है, ऐसे करके है ये, बीच में चौड़ाई कम है और इधर उधर चौड़ाई बहुत ज्यादा है। किस साइड, वेस्टर्न साइड। और ईस्टर्न साइड में लगभग सेम ही है, और क्या है, लगभग सेम ही है, और इस साइड को क्या है, थोड़ा सा अलग है। देखिए आप देखिए एक बार, चलिए ये हो गया हमारा ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट। एक बार इसका क्या देख लेते हैं, एक बार इसका जो हमारे रिटर्न स्टेटमेंट्स हैं उसमें क्या क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। लिखाने को वही है जो मैंने बोला, सब कुछ वही है, लेकिन एक बार फिर भी देख लेते हैं, चलिए। सिग्नल चले जा रहे, देखो आगे, आगे आगे। चलिए कोई बात,
चलो अब देखते हैं हमारा ईस्टर्न कोस्ट। अभी हम इसी के बारे में पढ़ रहे थे ना, चलो इसी को देख लेते हैं। ईस्टर्न कोस्ट में मैंने कौन कौन से स्टेट्स बोला, देखो वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा, आंध्रा और तमिलनाडु। ठीक है, अब देखो जो मैंने कहा था डेल्टा बनते हैं, देखो ये नदी आई कावेरी, कृष्णा, महानदी और ऊपर कोलकाता। ठीक है, अब इसके देखो कृष्णा और इसके बीच में चेन्नई पड़ा, विशाखापट्टनम। अब इसके पोर्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे हम, थोड़ा सा कुछ जानकारी यहाँ लिखी हुई देखो। लोकेशन का है, ईस्टर्न कोस्ट में है, वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु तक है, देखो है ना, वेस्ट बंगाल से पूरा तमिलनाडु तक है। और उसके बाद वाइडर है, ये बताया था मैंने, ये वाइड है। क्यों वाइड है? क्योंकि सारा नदी यहाँ पर अपना सारा अवसाद फैला दे रही है, तो ये ज्यादा वाइड है। और उसके बाद देखो एलुवियल सॉइल क्या होता है? एलुवियल सॉइल वो होता है जो नदियां अपने साथ बहा के लेके आती है और उसके बाद उसको प्लेन्स में छोड़ देती है। ये रहा एलुवियल सॉइल से बनता है। किसकी एलुवियल सॉइल से? महानदी की है, गोदावरी की, कृष्णा की, कावेरी की, उनकी होती है। ठीक है, अब इसका स्लोप किधर को है? थोड़ा सा बे ऑफ बंगाल की ओर को, तो तभी सारी नदियां वहां जा रही है। अब देखिए पोर्ट्स तो भी हम पढ़ेंगे। देखो रिवर्स कौन कौन सी है यहाँ पे, रिवर्स देख लो एक बार, देखो कौन सी है। महानदी है, देखो उड़ीसा में महानदी कहाँ है, देखो वो उड़ीसा में, देखो महानदी भी है। मैप में देखते रहना बहुत जरूरी है। गोदावरी कहाँ है? देखो आंध्रा में है, गोदावरी वाला आंध्रा में है, विशाखापट्टनम जहाँ पे लिखा है उसके वहां पे देखो। कृष्णा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, फिर से देखो कृष्णा और वो, और कावेरी फिर से मेरा नीचे है, कहाँ? तमिलनाडु वाले एरिया में, है ना। चले भारत के प्लेन्स ये हो गया। ठीक है, इसके बारे में लिखा हुआ है, ये मैंने बता दिया। पश्चिमी और पूर्वी विस्तार है, संकीर्ण कटे छटे हैं, कहाँ पे? पश्चिम वाले, बताया था ना। और पूर्व में क्या है? चौड़े और समतल हैं। समुद्री तरंगों के अपर्दन और निक्षेपण से होता है। क्या अपर्दन और निक्षेपण मतलब? फॉर्म्ड बाय इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ ओसेनिक वेव्स। बताया था ना मैंने, जब ओसेनिक वेव्स समुद्र तट की ओर आती है तो क्या होता है? सारा निक्षेपण लेके आती है, और जब वापस जाती है तो कुछ को लेके भी जाती है। ये प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो अरेबियन सी वेस्ट में है, बताया था ना, अरेबियन सी वेस्ट में है। और ईस्ट में कहाँ है? ईस्ट में कौन सा है? ईस्ट में हमारा बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये कोस्ट लाइन की जो लेंथ है, ये भी लिखाऊंगा मैं, ये पुरानी वाली है। अभी 11,000 कुछ किलोमीटर हो गई है। ठीक है, 11,000 समथिंग हो गई है। चेंज कैसे हुई? क्योंकि अभी हमने, हमारे पास अच्छे इक्विपमेंट्स हैं जिससे हमने उसके हर एक लेंथ को नाप लिया है, जिससे क्या होगा कि वो अपने आप बढ़ गई है। पहले क्या था? इतने अच्छे इक्विपमेंट थे नहीं, ये तो बरसों से चला आ रहा था। ठीक है, अगर हम कैमरे से भी चेक कर रहे हैं ऊपर सैटेलाइट से, तो इतना अच्छा रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा था, लेकिन अब मिल रहा है ना। अब हर एक 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 फीट चेक हो जा रहा है कि हाँ यहाँ पे इतने फीट है, इतने फीट है। किलोमीटर तो फिर बहुत ज्यादा ही हो जाता है। ठीक है, तो हमने इतने कम कम में भी नापा, एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो गई है, तो इस चक्कर से ये हमारा कितना 5,000 के आसपास और बढ़ गया है। ठीक है, ये वही लिखा पश्चिमी और पूर्वी। अगला देखो, अब देखो वेस्टर्न कोस्ट, एक बार पढ़ लो इसके बारे में। जो मैंने बताया था आपको वही सब कुछ है, जो मैंने बताया था अभी वही सब कुछ लिखा हुआ है। एक बार पढ़ लो इसको। देखो पश्चिम तटीय मैदान जो पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच है। सकरा मैदान है जो उत्तर में कच्छ, गुजरात और दक्षिण में कहां तक है? कन्याकुमारी, केप कोमोरिन तक फैला हुआ है। ठीक है, अब इसकी चौड़ाई कितनी है? 65 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम 10 किलोमीटर लंबी है। नर्मदा और तापी के मुहाने पर इसकी अधिकतम चौड़ाई है। एक बार इसको देखने के बाद फिर से मैप में देख लेंगे इसको। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, अभी मैप में देख लेंगे इसको, लेकिन उससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा क्योंकि पढ़ना तो है ही। अब देखो काठियावाड़ गुजरात के वहां पर है। अब कोंकण कट देखो उत्तर में, ये आ जाता है बहुत बार। कोंकण कट तट कहाँ है? दमन से लेकर दक्षिण में गोवा तक है। एक एग्जाम था मुझे याद है, उसमें आया हुआ था क्वेश्चन कि कहां से कहां तक है, और ऑप्शन दिए हुए थे ऐसे ही कि दमन से लेके गोवा तक, दमन से लेके केरल तक, दमन से लेके बेंगलोर तक, तो ये सब थे उसमें। लेकिन है कहां तक? दमन से लेके गोवा तक है। और कर्नाटक तक देखो कितने सारे तट है इसमें, देखो देखो अलग अलग तट है इसमें। इसको एक बार देख लेना, ध्यान देना इसको। चलो अब देखो तट देखो इसमें कौन कौन से। पहला है गुजरात तट, कहां से कहां तक फैला हुआ है? कच्छ के रण से लेके काठियावाड़ तक, जो ऐसे इंडिया का बाहर निकला हुआ एरिया है ना, वो है ये। उसके बाद कौन सा है? देखो हमारा कोंकण कट, कोंकण तट। कोंकण तट में क्या होता है? देखो देखो कौन सा था? गुजरात तट पढ़ लिया था हमने। ठीक है, उसके बाद
कोंकण कोस्ट कहां से कहां तक है, दमन से लेके गोवा तक। उसके बाद कर्नाटका कोस्ट 525 किलोमीटर है, और कितना चौड़ा है देखो, 525 किलोमीटर है और 8 से 24 किलोमीटर चौड़ा है सिर्फ। जबकि अभी देखना हम लोग ईस्टर्न कोस्ट में जाएंगे तो इसकी लेंथ बहुत बढ़ जाएगी। उसके बाद ये हो गया हमारा कर्नाटक तट, कितना है 525 किलोमीटर लंबा और 8 से 24 किलोमीटर चौड़ा है। ये मैं बता रहा था ना, उस साइड वाले ज्यादा चौड़े नहीं है, कम है चौड़े। चलिए अगला देखते हैं। देखो फिर आ गया मालाबार कोस्ट जो है केरला वाला, केरला वाला है ना मालाबार कोस्ट। ये रहा मेरा मालाबार कोस्ट, देख लेना इसको, ठीक है। मालाबार कोस्ट कहां से है, उत्तर में क्या है मंगलुरु कर्नाटका, और दक्षिण में कन्याकुमारी तमिलनाडु तक है, ठीक है। क्योंकि तमिलनाडु का हिस्सा सबसे नीचे है ना, तो ऐसा करके वो थोड़ा सा ऐसे, देखिए ऐसे है ना, ये देखो ये क्या है केरला, ये तमिलनाडु, तो थोड़ा सा इधर भी आता है, इधर तक माना हुआ है हमने। कन्याकुमारी तमिलनाडु का तट, मालाबार तट कितना 550 किलोमीटर है और 20 से 100 किलोमीटर चौड़ा है। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग और एंडिंग में तो बहुत चौड़ा है वो, लेकिन बीच का हिस्सा उसका बहुत नैरो वाला पार्ट है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये देखिए जो मैंने बैक वाटर्स बोला हुआ था आपको, मैंने बताया था ना उसका रीजन क्या था बैक वाटर्स का, कि वहां पे समुद्र भी प्रेशर लगा रहा है और नदियां भी प्रेशर लगा रही है, लेकिन समुद्र का प्रेशर ज्यादा है, इसलिए क्या होता है कि उसका पानी वो आसानी से मिलने नहीं देता है। मिलने नहीं देगा तो क्या होगा, दोनों का पानी मिक्स हो जाएगा और वहां पर एक लगून सी बन जाएगी, जो बैक वाटर्स बोलते हैं, समुद्र का बैक वाटर आ रहा है उसमें, बैक वाटर्स बोलते हैं, ठीक है। देखिए वही लिखा हुआ है, एक प्रकार की लगून है जो नदी के मुहाने पर रेत के जमाव के कारण बनती है। बताया था ना वो जो काली पट्टी बनाई हुई थी मैंने, उसके कारण बनती है। और देखो कोच्चि बंदरगाह 180 किलोमीटर वेम्बनाड झील में स्थित है, जो एक कयाल है, याद रखना बैक वाटर्स का नाम कयाल भी होता है। अब जो हमारा कोच्चि बंदरगाह है वो देखो डायरेक्ट समुद्र में नहीं है, किसमें है, वेम्बनाड झील में है, और ये क्या है एक बैक वाटर लेक है, क्या है कयाल है, याद रखना इसको। ऐसे ही एग्जाम्पल बनाता है वो धीरे धीरे कि कोच्चि बंदरगाह किस समुद्र में है किस उसमें है बोलेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे उसमें। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि ये कैसे बन रहा है, ठीक है। ये देखो अब इसका काम क्या है, देखो कयाल का काम क्या है, इसका कयाल का काम क्या है, जब से पानी है तो मछलियां तो होंगी, मछलियां पकड़ ली हमने, और अंतरदेशीय नौका यानी अंदर अंदर हमारा ट्रांसपोर्ट के लिए भी काम हो गया है। देखो वही बोला था ना, अब ये उतने फोर्स से आती नहीं है ज्यादा, तो क्या होगा, फोर्स से आती भी है तो उससे ज्यादा फोर्स हमारा समुद्र का है इस साइड, और क्या है ये डेल्टा नहीं बनाएंगे। देखो लिखा हुआ है अधिकांश नदियां डेल्टा बनाने के बजाय अपने मुहाने पर ज्वारंदमुख, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं एस्चुरी, देखो हिंदी में थोड़ा चीजें टफ है ना, ज्वारंदमुख जिसको बोलते हैं एस्चुरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं बना पाती हैं। अब इससे क्या होगा, और लेकिन जहां ऊपर जो हमारा गुजरात वाला पार्ट है, यहां पर कुछ अवशिष्ट मैदान भी बने हुए हैं, जैसे सौराष्ट्र और कच्छ का मैदान, ठीक है। ऊपर वाले एरिया में थोड़ा मैदान बने, क्या है सौराष्ट्र और कच्छ का मैदान। एक बार देख लो आप इसको, देखो एक बार, चलिए नेक्स्ट देखिए हमारा कौन सा चल रहा था, वेस्टर्न चल रहा था ना, अभी देखते हैं अगला देखते हैं। अब ये बंदरगाह तो अभी हम मैप में ही देखेंगे डायरेक्ट, ठीक है। एक बार इसको देख लो, ये तो अभी मैप में देखेंगे हम। पश्चिम तटीय मैदान, देखो पश्चिम तटीय मैदान मध्य क्षेत्र में संकरे हैं, ये तो मैं बता रहा था कि बीच वाला पार्ट उसका संकरा है, लेकिन उत्तर और दक्षिण में चौड़े हैं। उत्तर में कौन सा वाला एरिया है, महाराष्ट्र वाला गुजरात वाला, और दक्षिण में कौन सा है केरला वाला। बताया था ना वहां पे जो केरला का मालाबार कोस्ट है वहां पे हमारी खेती भी अच्छी होती है, देखो ये बताया था। अब देखो दक्षिण गुजरात से
मुंबई तक पश्चिमी तट मैदान तुलनात्मक रूप से चौड़े हैं। वही तो बोला था मैं, गुजरात और महाराष्ट्र में चौड़े हैं और जो दक्षिण की ओर संकरे होते जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग पूर्वी कोस्ट की ओर जाते हैं, फिर उसके बाद इसके बंदरगाह पढ़ लेंगे कौन कौन से हैं, मैप में देख लेंगे, मैप से जल्दी याद रहता है। चलो ईस्टर्न कोस्ट देखो एक बार, कहां से कहां तक फैले हुए हैं। देखो बंगाल की खाड़ी के बीच एक भूमि की चौड़ी पट्टी है, कहां से कहां तक, देखो पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्वर्ण रेखा नदी से, सुवर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक फैली हुई है। लो ये रहा इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस नदी से कहां तक फैली हुई है। अगर वो ऐसा पूछे तो क्या बोलना कि स्वर्ण रेखा नदी कहां है, बंगाल में, स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक फैली हुई है। अब इसके उत्तरी भाग को क्या कहा हमने, उत्तरी सरकार, ठीक है, मध्य भाग को गोलकुंडा, अभी मैप में गोलकुंडा, और दक्षिणी भाग को हमने कोरोमंडल तट कहा है। याद रखना इसके कितने नाम है, वहां भी ऐसे नाम पड़े थे ना, मालाबार तट था, कर्नाटका कोस्ट था, मुंबई वाला था, ऊपर गुजरात वाला था, तो सेम यहां पर भी ऐसे इसके अलग अलग नाम है। देखो उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार बोल दिया, ठीक है, मध्य भाग को गोलकुंडा और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब पश्चिमी तट, ये देखो पूर्वी तट ज्यादा चौड़ा है, पश्चिमी तटीय मैदानों की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़े और इमरजेंट है, होगा ही क्योंकि एक साइड झुक गया था तो एक साइड उठ जाएगा, है ना। चलिए थोड़ा आगे पढ़ते हैं, एक बार देख लो इसको क्या लिखा हुआ है इसमें, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए देखो इसकी एवरेज विड्थ कितनी है, 120 किलोमीटर, हाँ 120 किलोमीटर इसकी एवरेज विड्थ है, 120 किलोमीटर एवरेज विड्थ है। और मैंने क्या बताया था, यहां पर क्या बनाते हैं ये सुविकसित डेल्टा, ये बोला था कि डेल्टा बनाए जाते हैं, डेल्टा बना दिया इन्होंने। और क्या बोला था कि बंदरगाह के लिए कौन से वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न साइड ज्यादा उपयुक्त है, तो ये बंदरगाहों की संख्या कम है। ठीक है, बंदरगाहों की संख्या कम है क्योंकि गहराई कम है, ज्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ का एक मुख्य बंदरगाह हम लोग विशाखापट्टनम कह सकते हैं, जहां से हमारा जो ओर है, ओर मतलब जो हमारा मैग्नेटिक ओर है, जिससे हमारा मेटेलिक ओर है, जैसे इससे लोहे की चीजें बनती है, वो ज्यादातर चीजें यहीं से बाहर को सप्लाई होती है। ठीक है, और मुख्य बंदरगाह में विशाखापट्टनम एक अच्छा बड़ा बंदरगाह है। देखो कैसे हुआ है, क्योंकि इसमें तटीय जलोढ़ का जमाव का परिणाम है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा स्टेट है। डेल्टा किसके हैं, देखो महानदी के हैं, गोदावरी के हैं, कृष्णा के हैं और कावेरी जैसी नदियों के हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, जो अवसाद लेके आती है उसको समुद्र के किनारे छोड़ देती, तो धीरे धीरे लाखों सालों के जमने के कारण तटों की लंबाई बढ़ती रही, वही लिखा हुआ है। और देखो लगून इस एरिया में भी है, लेकिन बैक वाटर्स नहीं कह सकते हम लोग इसको। इस साइड सबसे बड़ी झील हमारी कौन सी है, चिल्का लेक है, ये भी याद रखना, चिल्का लेक है इस साइड है। ठीक है, अभी मैप में देख लेंगे इसको हम। ये देखो ये लिखा हुआ है कि कौन कौन सी हैं, दो बड़ी झीलें कौन सी हैं। देखो चिल्का, देखो नदी के बारे में, चिल्का महानदी डेल्टा में दक्षिण में स्थित है। ठीक है, चिल्का उड़ीसा, और दो बड़ी झीलें, चिल्का उड़ीसा और पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, दो सबसे बड़ी लगून झीलें हैं। कौन कौन सी हैं, एक हो चिल्का, एक है पुलिकट। अगर क्वेश्चन आ गया कि जो पुलिकट लेक है वो किस तटीय मैदान की ओर है, या हम कहें कि पुलिकट लेक सिचुएटेड इन विच कोस्टल एरियाज, इधर वेस्टर्न कोस्टल एरियाज और ईस्टर्न कोस्टल एरियाज, तो आंसर क्या होगा हमारा, ईस्टर्न साइड में है। कौन कौन सी स्टेट कवर कर रही है ये, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला। और एक और है चिल्का, ये तो उड़ीसा में ही है, पूरी की पूरी उड़ीसा में है, ये तो याद हो जाती है, लेकिन पुलिकट लेक दो स्टेट कवर कर रही है। ठीक है, और देखो 75 किलोमीटर लंबी है, और पुलिकट चेन्नई शहर के उत्तर में है। अब देखिए एक और है हमारे पास कोलेरू झील, कितनी सारी है देखो यहाँ पे, दो, तीसरी आ गई। कोलेरू झील गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा के बीच बनी है कोलेरू झील।
और एक देखो एक बड़ा स्टेटमेंट ये रहा, जबकि चिलिका झील भारत की, देखो इसको एक बार, ये वाला पार्ट देखो एक बार, जबकि चिलिका भारत की सबसे बड़ी लगून या खारे पानी की झील है ना। देखो कोलूरू भी एक डेल्टा लेक है, ये तो सब डेल्टा वाली हैं। देखो कोलूरू लेक एक डेल्टा झील है, ये भी याद रखना। याद हो जाएंगे ये, ठीक है, हो जाएंगे याद। चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका डिवीजन देख लेते हैं एक बार कि कहाँ कौन कौन सा डिवीजन है। देखिए सबसे पहले है सरकार प्लेन्स, ये कहाँ है, उड़ीसा तट पर, उत्कल कोस्ट में। इसकी चौड़ाई कितनी है देखो, तट के साथ इसकी लंबाई 400 किलोमीटर है। देखो कितना बड़ा, वहां पे देखो हमारी चौड़ाई कितनी कम थी और यहाँ देखो 400 किलोमीटर, कितना ज्यादा है वेस्टर्न कोस्ट से। और इसकी चौड़ाई 100 किलोमीटर है। उसके बाद हमारा आंध्र प्रदेश के मैदान आ जाते हैं। यह बहरामपुर से पुलिकट झील, कहाँ, बहरामपुर से पुलिकट झील तक फैला हुआ है। कृष्णा गोदावरी, कृष्णा और गोदावरी नदियों से के डेल्टा से बना हुआ है। कौन सी नदियां हैं देखो हमारे पास, कृष्णा भी है और गोदावरी भी है। कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा जो क्या कहते हैं, वहां से नीचे पर अवसाद लाके आया हुआ है, उससे फैलता गया सालों साल, और उससे क्या हुआ कि ये चीजें बन गई फिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मरुस्थल तो भी पढ़ेंगे, पहले इसको देखो। अब देखो तमिलनाडु मैदान भी है इसमें, तमिलनाडु मैदान। अब यहाँ पर क्या है देखिए, यह पुलिकट झील से कन्याकुमारी के केप तक फैला हुआ है। पुलिकट लेक से कन्याकुमारी के केप तक फैला हुआ है। और इसकी औसत लंबाई चौड़ाई इसकी देखो 100 किलोमीटर ही है लगभग। इससे पहले वाले की भी 100 किलोमीटर थी, लेकिन लंबाई में अंतर है, वहां 400 था, यहाँ 675 है। अब महेंद्रगिरी की पहाड़ियां पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। और सबसे देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, हम बोलते हैं ना कि हमने अभी जो क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था हिमालय। हिमालय में मैं बोल रहा था हर बार कि समुद्र तट से इसकी ऊंचाई इतनी है, इसकी ऊंचाई इतनी है, ये पढ़ रहे थे। जैसे हिमालय की ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर, किससे, समुद्र तट से। लेकिन कौन सा समुद्र तट, वो है हमारा चेन्नई समुद्र तट, है ना। चेन्नई के समुद्र तट से हमने पहाड़ों की पठारों की ऊंचाई नापते हैं इंडिया में, तो वही लिखा हुआ है, ध्यान देना इसको। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि जो हम यहाँ पर समुद्र तट कौन से समुद्र तट से हम ऊंचाई नापी जाती, या पठारों की, पहाड़ों की, मैदानों की, शहरों की, होता है ना, लिखा होता है ना कि ये शहर इतने मीटर पर स्थित है, तो वो कहां से नाप रहे हैं हम लोग, चेन्नई के समुद्र तट से। ठीक है, तो कैसे नापेंगे देखो, अगर ये मेरा चेन्नई का समुद्र तट है, माना कि देखो ये मेरा एक पहाड़ है, ठीक है, और ये मेरा एक पठार वाला हिस्सा है ना। ठीक है, तो मैं कैसे नापूंगा देखो, ये नापी मैंने इसकी ऊंचाई, ये समुद्र तट है ना मेरा, तो ये हो गई x किलोमीटर कुछ होगी, और ये कितनी हो गई y किलोमीटर, ऐसे करके इसकी नापी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इससे पहले ये देखते हैं, ये देखो वेस्टर्न कोस्ट देख लो एक बार, ये रहा वेस्टर्न कोस्ट देख लो एक बार। देखो सबसे पहले क्या है, गुजरात, फिर कांडला, फिर ये पूरा मुंबई वाला, ठीक है, ये वेस्टर्न घाट से, वेस्टर्न घाट के पहाड़ है ना। ठीक है, ये हमारा गोवा वाला पार्ट। ठीक है, कौन कौन सा देखो, कोंकण कोस्ट हो गया, महाराष्ट्र कोस्ट है कोंकण कोस्ट, फिर है कनारा या कन्नड़ा कोस्ट, कर्नाटक कोस्ट, कनाडा, कन्नड़, कनारा या कर्नाटका, तीनों एक ही है। कौन सा, कर्नाटका वाला एरिया। अब नीचे ये केरला वाला एरिया आ गया, तो यहाँ पे क्या है, मालाबार कोस्ट। कोच्चि कहां पर है, वेम्बनाड बैक वाटर लेक पर स्थित है। ठीक है, याद रखना इसको। उसके बाद देखो इंपोर्टेंट रिवर कौन सी है, तापी गुजरात में बहती है, कृष्णा कर्नाटका बॉर्डर पर, और पेरियार केरला में। ये तो हम जब ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का नदी तंत्र पढ़ेंगे, भारत का नदी तंत्र, तब भी हम इसको पढ़ेंगे।
ये भी पढ़ते हैं। की फीचर क्या है, कम चौड़ा है, बता दिया था। कहाँ से, वेस्टर्न कोस्ट में गए और गुजरात से लेके कर्नाटका तक है, ये भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, इसके बाद और ये भी हमने देख लिया था। अब पढ़ लेते हैं हम लोग इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है कि इंडिया के प्रमुख बंदरगाह, वो पढ़ लेते हैं। उसके बाद हमारा फिर डेजर्ट वाला पार्ट है। ठीक है, चलिए एक बार हम देख लेते हैं उसको। पहले मैप में उसको दिखाएंगे हम लोग, मैप से हो जाएगा। मैप में ज्यादा आसानी से समझ में आता है ना, तो मैप में देख लेते हैं एक बार। देखते हैं इसमें पूरा हो मैप। चलिए में लिखना ही है। ये है ना, चलिए इसमें कर लेते हैं। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं हम। क्या, पोर्ट्स ऑफ इंडिया, इसमें हेडिंग डाल लेना, पोर्ट्स ऑफ इंडिया या सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया। यहां लिख लेता हूं। सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया या भारत के बंदरगाह। भारत के बंदरगाह, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, चल एक यहाँ पे एक नदी देख लेते हैं। नदी है ना हमारी गंगा नदी। गंगा नदी के वहां पर क्या है, एक पोर्ट है, कोलकाता पोर्ट है ना। ठीक है, चलिए उसको देख लेते हैं, हुगली रिवर के जो बना हुआ है। देखिए एक बार इसको। उसके बाद यहां से होते हुए बिहार, यूपी, उत्तराखंड। ये कौन सी नदी है, देखो ये कौन सी नदी है बताओ। काली, शारदा, कौन सी रिवर है ये रिवर है मेरी गंगा रिवर। देखो लिख दिया ना इसमें गंगा, याद रखना। गंगा रिवर, गंगा रिवर क्यों बनाई होगी मैंने, बताओ क्यों बनाई होगी। क्योंकि इसमें हमारे दो पोर्ट्स पड़ेंगे अभी। ठीक है, जो जुड़े होंगे बंगाल की खाड़ी से। सबसे पहले पड़ता है मेरा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर यहां पे पड़ेगा। यहाँ पे दो पोर्ट्स पड़ेंगे हमारे अभी, एक हुगली पड़ेगा और एक कोलकाता पोर्ट्स। देखो एक ये रहा, एक ये रहा, ये है मेरा कोलकाता वाला। ठीक है, कोलकाता, और ये है हल्दिया, दोनों बंगाल में ही है। ठीक है, कोलकाता पोर्ट और हल्दिया पोर्ट। ठीक है, अब गुजरात में पड़ेगा, सॉरी इधर क्या है, उड़ीसा। उड़ीसा में पड़ेगा मेरा पारादीप, यहां कहीं पर है पारादीप। ई ई पी विजिबल है ना ये? चलो ब्लैक से लिख लेता हूँ, कम विजिबल है तो। ठीक है, ये है पारादीप। ये भी है मेरा वेस्ट बंगाल,
वेस्ट बंगाल, लेकिन ये है मेरा उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में है। नेक्स्ट देखो, अब पारादीप के बाद मैंने क्या बोला था, सबसे अच्छा सबसे बड़ा यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर है विशाखापट्टनम या वाईजैक बोलते हैं जिसको, विशाखापत्तनम पोर्ट या वाईजैक भी बोला जाता है इसको, वाईजैक, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको वाईजैक बोला जाता है कहां पर, आंध्र प्रदेश में, आंध्रा लिख रहा हूं मैं, ठीक है, याद रखना है इसको, आंध्रा में। लिख लिया, देखो कितने हो गए अभी तक, 4 हो गए, 2 हो गए वेस्ट बंगाल वाले, हल्दिया और कोलकाता। हल्दिया में ही हमारा क्या है, वाटरवेज नंबर 1, मतलब कि पानी का रास्ता नंबर 1, जो कहां से आता है, इधर इलाहाबाद से होके आता है, गंगा नदी से चलते 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 हल्दिया तक आता है, ठीक है, ये वाटरवे नंबर 1 है हमारा। अब देखो विशाखापट्टनम हो गया, अब उसके बाद देखिए कौन कौन से बचे हुए हैं, एक इधर पड़ेगा, देखिए एक यहां पर, फिर एक हमारा सब चेन्नई पोर्ट, फिर उसके बाद एक इधर पर भी पड़ेगा, ये हमारे ईस्टर्न वाले हो जाएंगे। ऊपर वाले का नाम क्या है, सबसे ऊपर वाले का देखो, इन्नौर, ये क्या है, इन्नौर पोर्ट है, ठीक है, ऊपर वाला, उसके बाद चेन्नई पोर्ट, और उसके बाद देखो एक बार, चलो इसमें लिखते हैं चेन्नई पोर्ट, या चेन्नई पोर्ट, ये है इन्नौर, देख रहा दिख रहा, विजिबल है ना, देखो इन्नौर पोर्ट, उसके बाद करमजार भी बोलते हैं इसको, करमजार पोर्ट, इन्नौर पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, और यह है चिदम्बरार पोर्ट, या जिसको हम क्या कहते हैं, तूतीकोरन, है ना, तूतीकोरिन भी बोलते हैं इसको, तूतीकोरिन पोर्ट, तूतीकोरन पोर्ट, और क्या है इसका नाम, देखो तूतीकोरन पोर्ट, और क्या है, वीओ, थोड़ा सा साउथ के नाम है तो प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा, प्रोनाउंसिएट करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, चिदम्बरार पोर्ट, स्पेलिंग लिख देता हूं मैं, ठीक है, जो प्रोनाउंसिएट होगा आप वो कर लेना। ठीक है, ये रहा इसकी स्पेलिंग, आप इसको अपने हिसाब से इसको प्रोनाउंसिएट कर लेना, बीओ चिदम्बरनार पोर्ट और या तूतीकोरन पोर्ट। तो ये हमारे ईस्टर्न कोस्ट के, ईस्टर्न कोस्ट वाले पोर्ट हो गए सारे के सारे। देखो क्या हो गया, अगर ये, अब मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार एक एग्जाम में क्या था, उसने ये जो हमारे पोर्ट है इसके नाम दे दिए थे, और क्या बोला था, इसको उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करो, तो लास्ट के 4 दिए हुए थे इसने, 1 2 3 4, ये लास्ट के 4 दिए हुए थे। अब जिसको थोड़ा सा भी मैप की जानकारी है तो वो इसको कर सकता है, या बहुत बार मैच द फॉलोइंग आ जाता है, कि अगर मेरा विशाखापट्टनम पोर्ट है तो वो कहाँ है, मैच द फॉलोइंग करो, उड़ीसा में है ना, नहीं आंध्रा में है, देखो ऐसे करके बहुत बार मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन तो आ ही सकता है, डायरेक्ट के तो कोई वो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर वो करेगा तो, तब बनाएगा तो मैच द फॉलोइंग, या इसकी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, इसको अरेंज करो, ऐसा आ सकता है। चलिए अब चलते हैं हमारे ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट में, जहां पर गहरे गहरे बंदरगाह हैं, ठीक है, चलिए अब यहां चलते हैं। तो सबसे पहला बंदरगाह देखते हैं, यहां हम नोट करते रहना अपनी कॉपी में, ठीक है। सबसे पहला है हमारा दीनदयाल पोर्ट या कांडला पोर्ट, ये रहा, ऊपर लिख देता हूं इसको, दीनदयाल पोर्ट
या कांडला पोर्ट, याद रखना इसको, एक ही है दोनों, दीनदयाल पोर्ट या कांडला पोर्ट। यहां पर है, कौन सा स्टेट है, गुजरात। उसके बाद फिर है मेरा इधर कहीं मुंबई पोर्ट, मुंबई पोर्ट। उसके नीचे यहां पर क्या है, एक और सबसे बड़े पोर्ट्स पोर्ट्स में आता है ये, इसका नाम क्या है बताओ, इसका नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या JNPT या नावासावा। क्या नाम है इसका, जवाहर लाल नेहरू पोर्ट या क्या कहते हैं इसको, JNPT या जावानामा। ठीक है, दो पोर्ट हो गए हमारे महाराष्ट्र में, दिख रहा है ना, विजिबल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा, फिर मरमगांव पोर्ट, ये है हमारा गोवा, ये रहा गोवा, छोटा सा दिख रहा है ना, इसका नाम है मुर्मुगांव। मुर्मुगांव पोर्ट। स्टेट याद रखना, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ये क्या है, गोवा। कर्नाटका वाले में भी आएंगे भी हम, याद रखना। ठीक है, मुंबई, ये क्या था, गुजरात। दीनदयाल पोर्ट कहाँ है, गुजरात में है, जिसे कांडला पोर्ट भी कहते हैं। शायद अभी ये किसके पास है, अडानी के पास है। दीनदयाल पोर्ट हो गया कहाँ, गुजरात में। गुजरात के बाद फिर मुंबई पोर्ट हो गया कहाँ, महाराष्ट्र में, ये तो पता ही है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नावासावा या JNPT, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। उसके बाद फिर मोरमुगांव पोर्ट कहाँ पहुंच गया हमारा, गोवा में। अब हम पहुंचते हैं कहाँ, इसके बिल्कुल बॉर्डर के पास में, कर्नाटका और केरला के पास। इसका नाम क्या है, इस वाले पोर्ट का नाम क्या है, चेक करो एक बार, न्यू मैंगलोर पोर्ट। क्या है इसका नाम, न्यू मैंगलोर पोर्ट, न्यू मैंगलोर पोर्ट। ठीक है, इंग्लिश में स्पेलिंग चेक कर लेना इसको, न्यू मैंगलोर पोर्ट। क्या लिखो इसको, कर्नाटका, ये कर्नाटका है, यहां पे लिख देता हूं कर्नाटका, कर्नाटका वाले एरिया में है। अब केरला वाले में कौन सा है, केरला वाले में छोटे छोटे तो बहुत सारे हैं, लेकिन बड़े वाले में एक कोच्चि पोर्ट, कोच्चि पोर्ट। ठीक है, कोच्चि पोर्ट है। यहाँ पे हमारा जो एक इंडियन नेवी का ट्रेनिंग सेंटर है, क्या कहते हैं उसको, INS गरुड़ा, जहाँ बहुत सारे शिप डॉक रहते हैं, तो वो भी कोच्चि में ही है। याद रखना क्या है उसका नाम, INS गरुड़ा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, सारे पोर्ट लगभग हमारे हो गए हैं। अच्छा, इसके अलावा नहीं है कि छोटे छोटे पोर्ट्स तो बहुत सारे हैं, जो छोटी छोटी नावों से मछली पकड़ के ला रहे हैं वो तो बहुत सारे हैं। ये बड़े बड़े पोर्ट्स हैं जहाँ पे बड़े बड़े जहाज भी आ रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी हो रहा है, तो तब इन्हीं को हमने काउंट किया है। ठीक है, कितने हो गए देखो, काउंट करो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 हमारे मुख्य पोर्ट हो गए। चलिए अब फिर से देख लेते हैं एक बार, यहां से देखते हैं कहां से, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। चलिए देखते हैं, सबसे पहले मेरा दीनदयाल पोर्ट हो गया, गुजरात कांडला पोर्ट, जो कहाँ गुजरात में पड़ता है। फिर मेरा मुंबई पोर्ट हो गया, महाराष्ट्र वाला। फिर मेरा जावासावा, नावासावा या जवाहरलाल नेहरू या JNPT पोर्ट हो गया, ये देखो कहाँ है, महाराष्ट्र में है। उसके बाद देखो चेक करो इधर, ये मुर्मुगांव पोर्ट कहाँ है, गोवा में है। उसके बाद फिर कर्नाटक में है न्यू मैंगलोर पोर्ट। फिर लास्ट में जो आगे नीचे कोच्चि, केरला। अच्छा केरला नहीं लिखा, चलो केरल लिख देते हैं यहाँ पे, केरलम, ये केरलम में है, ये क्या है, कोच्चि पोर्ट। अब जैसे ही मैं इधर जाता हूं तो मेरा पड़ता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या आ गया मेरा, तूतीकोरन पोर्ट या VVO चिदम्बरनार पोर्ट हो गया, कहाँ है, तमिलनाडु में। फिर चेन्नई पोर्ट का है, तमिलनाडु में। इन्नौर पोर्ट देखो ये भी तमिलनाडु में है। उसके बाद क्या है, विशाखापट्टनम या वाइजैक आंध्रा में। फिर ऊपर जैसे ऊपर आए तो क्या पड़ा, ये उत्कल, उत्कल कोस्ट पड़ा। उत्कल कोस्ट में है उड़ीसा, तो वहां पे क्या पड़ा, पारादीप पड़ा। उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल में दो हो गए, हल्दिया और कोलकाता। तो इस तरीके से हमारे सारे के सारे पोर्ट्स हो गए, तो हमारा कोस्टल वाला पार्ट भी हो गया है। अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे क्या,
इसके बाद पढ़ेंगे हम थोड़ा सा थार डेजर्ट वाला पार्ट। ठीक है, एक बार आप इसको देख लो, इसको नोट कर लो ऐसे ही। चलिए इसको मिटा दूं फिर मैं। ये रहा हॉट डेजर्ट ऑफ इंडिया, थार, राजस्थान। ठीक है, देखो इसको एक बार। चलिए इसका मैप होगा, इसमें मैप देखते हैं इसका एक बार फिर से। आप लोग कहते हैं कितना मैप दिखाते हैं सर, लेकिन मैप से ज्यादा जानकारी पता चलती है। ठीक है, चलो ये रहा। अब ये रहा मेरा हॉट डेजर्ट, कहाँ पर है देखो, थोड़ा सा मैं इसको कवर अप कर लेता हूँ ऐसे करके। ये रहा, ये ठीक है। ये कौन सा है मेरा, थार जेट वाला पार्ट है। अब अगर मैं इसके बात करूं, देखो इसमें क्या है, ये देखो ऊपर क्या है, पंजाब प्लेन्स है। यहाँ पे ना इस साइड जो है, यहाँ पे इसके इंडस के प्लेन्स आ जाते हैं, सिंधु नदी के प्लेन। अच्छा ये इधर नहीं है क्या, इधर भी है पाकिस्तान में। इसका नाम क्या है, चोलिस्तान है। ठीक है, चोलिस्तान बोला जाता है इसको पाकिस्तान में, जो हमारे वहाँ क्या है, थार डेजर्ट है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा गुजरात से टच है। ऊपर क्या है, ये कच्छ ऑफ रन, यहाँ भी है। सदर्न पार्ट ये हो गया इसका। और देखो क्या कह सकते हैं हम इसका, वेस्टर्न पार्ट क्या है, पंजाब प्लेन, सॉरी नॉर्दर्न पार्ट पंजाब प्लेन, नीचे कच्छ का प्लेन, इधर इधर गंगा का मैदान लग जाता है इसमें, और इधर क्या है देखो, इधर सिंधु का मैदान लग जाता है, क्योंकि सिंधु तक तो ये फैला हुआ ही है, या कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो लग जाता है इसमें, है ना। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। और देखो कौन सा मरुस्थल है, अगर आ गया तो नवा मरुस्थल है। कौन से नंबर का है, सॉरी ऐसे करते हैं, अब देखिएगा, देखो नवा मरुस्थल है, ये याद रखना कौन से नंबर का है, नवा मरुस्थल है। अब देखो कहां से स्टार्ट है, अरावली की पहाड़ियां हो गई इसके एक साइड, अरावली की पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम किनारे से पाकिस्तान के आसपास के हिस्सों तक फैला हुआ है। अब देखो इसके, ये मेरी अरावली श्रेणी हो गई ना, और इधर है मेरा थार डेजर्ट। तो देखा था आपने जब बीच में एक स्टेटमेंट आया था कि जो राजस्थान साइड में अरावली की पहाड़ियां हैं वो जो 100 मीटर से छोटी हैं तो उनको काट देते हैं, आया था। अब लोगों ने क्या तर्क दिया था कि अगर इसको हम काट देंगे तो थार से आने वाली हवाएं जो अपने साथ छोटे छोटे रेत के कण लेके आती है, वो जब ये बैरियर है ही नहीं तो इससे इस साइड आ जाएंगे, इधर आएंगे तो क्या होगा, इधर के एरिया को भी वो डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा उसका, मतलब यहां भी हमारा क्या बनने लग जाएगा, क्या बनेगा, इस साइड भी हमारा ऐसे ही पूरा का पूरा रेगिस्तान ही बनने लग जाएगा। तो इसलिए ये एक नेचुरल बैरियर के रूप में यूज करते हैं। अच्छा अगर हम मैन मेड कहें या नेचुरल ही कहें, कुछ और कहें, तो क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम क्या बना सकते हैं, एक पेड़ों पेड़ों की चौड़ी सी श्रृंखला बो सकते हैं। जो ऊंचे पेड़ हो, घने पेड़ हो, वो भी क्या करेंगे, हवा को आने देंगे, लेकिन जो इसमें रेत के कड़ाएंगे वो उसकी पत्तों से टकराने के बाद वहीं गिर जाएंगे, तो उससे भी हम डेजर्टिफिकेशन रोक सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए तीसरा पॉइंट, कि ये मरुस्थल क्या थे, कभी समुद्र के किनारे जलमग्न हुआ करते थे। समुद्र के किनारे जलमग्न हुआ करते थे, कैसे पता चला होगा, यहाँ पर जो समुद्र में रहने वाली मछलियां हैं उसके फॉसिल्स मिले हैं, है ना। फॉसिल्स मतलब कि बहुत साल पहले पानी होगा, उसके बाद कुछ नेचुरल हमारी गतिविधियां हुई होगी, उससे क्या हुआ, सारा पानी निकल गया और धीरे धीरे वो एरिया क्या बनने लगा, रेगिस्तान बनने लगा। लेकिन जो वहां मछलियां थी वो तो वहीं मर गई ना, तो उनके अवशेष मिलते हैं यहाँ पे, जो कभी जो मछलियां समुद्र में पाई जाती है उन्हीं के अवशेष मिलते हैं। तब
वैज्ञानिकों ने ये अनुमान लगाया कि हाँ हो सकता है कि ये इस एरिया का भी समुद्र का पार्ट रहा हो। ठीक है, चलिए ये देखो लिखा हुआ है ना, कौन सा युग है, प्लिस्टोसीन युग में ये ऊपर उठ गया था। ये मैंने तो, ये क्या है, एक टाइम पीरियड्स है जो हम कब पढ़ेंगे, जब हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे ना, उसकी स्टार्टिंग यहीं से करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अगला क्या है। अब इसमें देखो दो एंड्स हैं, जो वेस्टर्न वाला एरिया है, ठीक है, वहां उसको क्या कहते हैं हम लोग, मरुस्थल कहते हैं। मरुस्थल यानी कि मृत भूमि। अब कुछ होगा ही नहीं तो उसको मृत भूमि तो कहेंगे ही हम, कुछ हो ही नहीं रहा है उसको, उसको कहेंगे हम मृत भूमि। ठीक है, जलवायु शुष्क है, वनस्पति है ही नहीं, बहुत कम है। और इसको क्या बोलते हैं हमारे वहां, थार डेजर्ट। महिंद्रा की थार नहीं, उसका नाम इसी से इंस्पायर्ड है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो ऑफ रोड गाड़ी है ना, ऑफ रोड है ना, बहुत रगड़ गाड़ी है, कहीं भी चली जाती है, हर चीज को झेल सकती है। तो वही थार में भी कंडीशन बहुत गंदी है ना, वहां के जो लोग लोग रहते हैं यहाँ पर भी कुछ तो रहते ही हैं। चलिए अगला देखते हैं, तो वो भी झेलते हैं चीजें। अगला देखिए क्या है, टीलों से पहचाने, बहुत सारे टीले होते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा होगा, देखिए एक नदी है, इसमें कौन सी नदी बहती है, लूनी नदी बहती है, लेकिन गायब हो जाती है। लूनी नदी बहती है और गायब हो जाती है। और बागड़ रीजन में क्या है, छोटी मोटी हमारी जैसी बारिश होगी तो धाराएं आ जाएगी, धाराएं मतलब नदियां आ जाती हैं, इसमें पानी इकट्ठा होता है और आ जाती है तभी हम। और यहाँ बरसात में लोग क्या करते हैं, इसमें वर्षा जल संग्रहण वाला काम भी करते हैं। ठीक है, कि पानी, बारिश का पानी आए और इकट्ठा हो जाए कहीं ना कहीं। और देखिए क्या है इसमें थोड़ा सा, शीत मसलसल तो कल ही कर पाएंगे हम। ये ध्यान रखना, इसमें कौन सी नदी है, लूनी नदी है। ठीक है, उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं यहाँ पे, रोही कहा जाता है। रोही क्या है, बहुत बार टर्म आ जाता है कि रोही क्या है, रोही क्या है, जो हमारा रेगिस्तान है वहां पर जो उपजाऊ भूमि है उसको रोही कहते हैं। और एक और आता है उसको कहते हैं, एक और देखिए, लूनी नदी कहां से निकलती है, ये नदी हो गई, ये जो वाला एरिया है उसे कहते हैं रोही कहते हैं, जहां हम घास, यहाँ हम वो उगा सकते हैं, क्या उगा सकते हैं, फसलें उगा सकते हैं। और लूनी नदी कहां से निकलती है, अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, पुष्कर घाटी से निकलती है। पुष्कर में क्या है, ब्रह्मा जी का मंदिर है ना, उसके आगे एक सरोवर भी है, ब्रह्म सरोवर। लूनी नदी के उत्तरी क्षेत्र को क्या बोलेंगे हम लोग, थाली या रेतीला मैदान कहा जाता है इसको। और लास्ट देखिए, ये वही बोला था ना मैंने, देखो कुछ दूर बहती नदियां और फिर गायब हो जाती है, इसमें झील या प्लाया में मिलकर उसके अंदर ही अंदर चली जाती है। अब और कुछ नदियां ऐसी जिसमें क्या है, खारा है, खारा पानी है, खारा पानी है तो क्या करेंगे, उसको हम लोग एक बड़े से प्लॉट में, बड़े से एरिया में फैला देंगे। धीरे धीरे सूर्य किरण क्या होगा, वो इवेपोरेट होता रहेगा, तो नीचे उसमें रखा हुआ नमक, उसमें रखा हुआ नमक बन जाता है, नमक बच जाता है, जिससे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नमक उत्पादन करते हैं इससे। जो गुजरात कोस्ट में दांडी मार्च निकाला था गांधी जी ने, उसमें भी नमक नमक का ही जिक्र था ना, तो वहां भी वैसे ही होता है। और अब देखो, अगर कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां पर पानी भी होगा, समुद्र के बीच में, सॉरी नहीं, ये रेगिस्तान के बीच में पानी भी होगा, अगल बगल पेड़ पौधे भी होंगे, खेती भी हो रही होगी, तो उसको कहते हैं हम लोग ओएसिस। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, देखिए मरुद्यान कहते हैं या ओएसिस कहते हैं, ओएसिस वाला पार्ट है ये। और कुछ और एरिया भी हैं, जैसे मरुस्थल रॉक, मशरूम रॉक हो जाएंगे, यहाँ पर टीले हो जाएंगे जो हमेशा उड़ते रहते हैं, इनको बरखांस कहते हैं। देखिए ये क्या होगा, छत्रक रॉक क्या होती है, देखो जैसे माना ये कोई रॉक थी, टाइम के साथ साथ इसके इधर से भी हवा जा रही है, हवा जा रही है ऐसे भी, तो क्या होगा, नीचे के हिस्से को काट देगी, क्योंकि इसके साथ क्या बहते हैं बोला था मैंने, रेत के कण, रेत के कण बहते हैं ना, रेत के कण क्या करेंगे, इस वाले को छिलते रहेंगे करोड़ों साल में, क्या होगा, नीचे का हिस्सा तो हवा अपने साथ उड़ा ले जाएगी धीरे धीरे करके, और ऊपर का हिस्सा ऐसा बन जाएगा, तो ये क्या कहलाता है, हमारा मशरूम रॉक बन जाता है। ठीक है, चलिए इसको इतना याद करना, फिर आज का हम यहीं तक रखते हैं, फिर बाकी कल करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।